Assalamu alaikum students, and welcome back to your class. As you know that we were doing unit number 2 kinematics, and today our topic is going to be मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हमने पढ़ना है ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का आपको पता होगा कि वो फोर्स जो कि एक किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है अगर वो फॉल कर रही हो ऊपर से नीचे। कोई भी आपने अगर ऑब्जेक्ट देखा हो, जब भी आप उसको हवा में ऊपर की तरफ भी उछालते हैं तो वो ज़मीन की तरफ ही आता है। तो ये ज़मीन की तरफ क्यों आता है? ये ग्रेविटी की वजह से आता है। ज़मीन एक फ़ोर्स अप्लाई करती है हर एक बॉडी के ऊपर जो कि ज़मीन से दूर जाने की कोशिश करती है और उसको वापस अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करती है और उस फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। Everyone has observed the effect of gravity as it causes objects to fall downwards। जाहिर सी बात है हर बंदे ने उसको मूवमेंट को ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम गिराते हैं या उछालते हैं, कुछ भी करते हैं, और अगर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर जाता है तो कभी ऊपर की तरफ नहीं गिरता, वो ज़मीन की तरफ ही आता है। दे फॉल डाउनवर्ड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट इज़ फाउंड दैट ऑल बॉडीज एट द सेम लोकेशन अबव द अर्थ फॉल वर्टिकली विद द सेम एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये करें हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर में एक फ्रिक्शन होती है, यानी कि अगर एक जगह में एयर ना हो तो हवा का फोर्स उस पर नहीं लगेगा। कोई भी बॉडी अगर फॉल कर रही हो तो अगर उस पर हवा की फोर्स कोई नहीं लग रही है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि एयर जो है वो उसकी मोशन को कोई रेजिस्ट नहीं कर रही या रोक नहीं रही है या रास्ते में कुछ रुकावट नहीं डाल रही है, तो जितनी भी बॉडीज़ हैं हर एक सेम लोकेशन पे अबव द अर्थ, जो भी सेम एक लोकेशन पे होंगी, कोई भी बॉडीज़ होंगी, किसी भी तरह की बॉडीज़ होंगी, तो वो जब सीधी नीचे ज़मीन की तरफ आएंगी ना वर्टिकली, तो उनकी एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन ये बात सिर्फ तब हो सकती है जब एयर रेजिस्टेंस जो है वो ना हो। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो वहाँ पे फिर एक्सेलरेशन हर एक बॉडी की डिफरेंट हो सकती है। अब क्यों डिफरेंट होती है कि एक देखें, अगर कोई एक चीज़ हल्की होती है और उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, जैसे एक पेपर होता है, तो उसको अगर आप ऊपर से नीचे ज़मीन पे फेंकते हैं तो उसको टाइम लगता है ज़मीन तक पहुंचने में। जबकि आप एक पत्थर अगर उछालते हैं तो वो पत्थर जो है वो जल्दी वापस ज़मीन पे आ जाता है। इस तरह अगर एक फ़ेदर है, एक किसी भी परिंदे का जो फ़ेदर होता है, उसको भी अगर आप हवा में उछालें तो वो ज़मीन की तरफ तो आता है, लेकिन उसको टाइम लगता है, वो काफ़ी देर तक जो है वो हवा में तैर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यानी कि वो जो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। दूसरा ये कि उसका वेट इतना नहीं होता, तो हवा की जो एयर रेजिस्टेंस होती है, यानी कि हवा का जो फोर्स होता है वो उस पर अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो एयर रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर रही होती है, यानी उसके मोशन को, जो डाउनवर्ड मोशन जा रही है, उसको प्रिवेंट कर रही है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा ज़मीन तक पहुंचने में उसको लेट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पे ही जाके गिर जाता है। Furthermore, if the distance of the fall is small compared to the radius of Earth, the acceleration can be considered constant through its fall। इसके अलावा अगर जो डिस्टेंस है उस फॉल का वो कम है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द, ज़मीन का जो रेडियस है ना, टोटल ज़मीन का रेडियस तो काफ़ी सारा जो हमारे पास है कांस्टेंट है, उसको आप सर्च कर सकते हैं कि कितना है। तो वो जो रेडियस है अगर उससे हम कंपेयर करें वो फॉल के डिस्टेंस को, तो अगर वो उस रेडियस से कम है तो एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं कि वो सारे के सारे जितना भी फॉल उसने किया है तो उसमें उसका जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, वो कांस्टेंट थी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक ऐसी मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर दें, यानी कि उसको हम बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दें कि ये है ही नहीं, और एक्सेलरेशन जो है वो तकरीबन कांस्टेंट हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द मोशन इन विच द एयर रेजिस्टेंस इज़ नेगलेक्टेड एंड द एक्सेलरेशन इज़ नियरली कांस्टेंट इज़ नॉन एज फ्री फॉल। मतलब ये कि एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करें, इग्नोर करें हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो तकरीबन कांस्टेंट है, यानी कि उसमें ज़्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं।
द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय द सिंबल g। कहते हैं कि अगर कोई एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल मतलब कि उस पर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करें और एक्सेलरेशन उसकी तकरीबन कांस्टेंट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इस तरह से जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन के जो ए होता है जिसको हम फार्मूलाज में यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह फिर हम जी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की फोर्स है दैट इज़ बिहेविंग एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी का सिंबल जी लिखते हैं अगर एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ फॉल कर रही होती है तब। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? डाउनवर्ड होती है एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर की तरफ उसका क्या होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, near the earth's surface g is approximately 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये क्या होती है, अर्थ सरफेस के साथ जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है वो इतनी होती है। अच्छा, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल को देख लें, मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, लेकिन अब यहाँ पे एक ये देखें पिक्चर आपके पास है, एक फ्लास्क में क्या है या एक कंटेनर में ऐसा है कि जो पत्थर है वो नीचे है और जो पेपर है वो ऊपर है, और दूसरे में क्या है, दोनों एक ही पोजीशन में है। तो पहले हम ए को देखते हैं, एयर फिल ट्यूब। ये वाली जो ट्यूब है इसमें एयर फिल हुई हुई है, इसलिए इसको येलो भी किया हुआ है। In the presence of air resistance, the acceleration of the rock is greater than that of the paper। अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ना, तो चूंकि पेपर का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है और ऊपर से वो लाइट वेट भी है, जबकि स्टोन का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से स्टोन जो है वो जल्दी नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि पेपर को नीचे आने में टाइम लग रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो कम है और रॉक की एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर बी में क्या है, बी में एवैक्यूएटेड ट्यूब, यानी कि अब यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी एयर को निकाल दिया है, इसको एवैक्यूएट कर दिया है, यानी कि उसको खाली कर दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ द रॉक एंड द पेपर हैव द सेम एक्सेलरेशन। और जब एयर एब्सेंट हो यानी कि दरमियान में हवा मौजूद ना हो, तो दोनों रॉक और पेपर जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। देखिए सेम एक्सेलरेशन में, सेम पोजिशन पे हैं दोनों। Figure shows the well-known phenomenon of rock falling faster than a sheet of paper। और ज़ाहिर सी बात है कि रॉक जो है वो जल्दी फॉल करता है जबकि शीट ऑफ पेपर को टाइम लगता है। इस तरह से आप शीट ऑफ पेपर की जगह फेदर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, उस पर भी जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है और रॉक फास्टर फॉल करता है। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोअर फॉल ऑफ द पेपर। और ज़ाहिर सी बात है एयर रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ज़िम्मेदार है इस चीज़ की कि जो फॉल है पेपर का वो क्या है, वो स्लोअर है। क्यों एयर ज़िम्मेदार क्यों है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, एयर ही उस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको ज़मीन तक आने से रोक रही है, उसकी पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें आखिर में वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो पेपर जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाता है, लेकिन अपनी कोशिश उसने पूरी रखी होती है, जिसकी वजह से उसका जो फॉल है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। अच्छा, when air is removed from the tube as in figure B, the rock and the paper have exactly the same acceleration due to gravity। और वही बात है, अगर एयर को हम रिमूव करते हैं उन ट्यूब से तो क्या होगा, जो पेपर है और रॉक है वो दोनों बिल्कुल सेम ही एक्सेलरेशन में ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करेंगे एक साथ। In the absence of air, the rock and the paper both fall freely। और हवा की एब्सेंस में रॉक और जो पेपर है वो दोनों फ्रीली फॉल करेंगे। Since the acceleration is constant in free fall, the equations of kinematics can be used। अच्छा, हमने जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं तो उसमें हमने कहा था कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना होगा। अगर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है तो फिर हम उन
फार्मूलाज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते जो मोशन के लिए हमने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए हम वो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इन दिस इक्वेशंस, अब वो जो तीनों इक्वेशंस थी उसमें हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर देना है ग्रेविटी के जी से, और जो डिस्टेंस है एस उसको हमने चेंज कर देना है हाइट एच से। क्यों करना है, क्योंकि जब हमारे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, अब ये ज़मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो एक तो यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है जो कि क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास, हमने कहा था ना जब एक बॉडी फॉल करेगी तो हम क्या कहते हैं, हम वहाँ पे ए की जगह क्या लिखते हैं, ए की जगह हम जी लिखते हैं, ठीक है। सो तीनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, जी लिख लिया। दूसरा, अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस की बात की थी, तो डिस्टेंस अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ये जो हमारे पास क्या है, जो अर्थ के सरफेस और उस बॉडी के दरमियान वाला है, उस डिस्टेंस को हमने कंसिडर करना है। सो उस डिस्टेंस को हमने मेजर करना है, और इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, फिर एस की जगह एच लिख देंगे। सो ये हमारे पास फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ पे ए था वहाँ पे हमने जी लिख लिया, ठीक है। h इज इक्वल टू वी आई टी, इस इधर हमारे पास s था, एंड वी आई टी प्लस जी टी, ए टी था, इस तरह से हमने a को क्या कर दिया, g में चेंज कर दिया, और हमने उसको h को s में चेंज कर दिया। सो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज आ गए मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू, नहीं अच्छा, एक बात हमारे पास रह गई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के साथ मूव कर रहा है तो हम उसके एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन को हम कैसे लेंगे, माइनस जी लेंगे, यानी कि नेगेटिव लेंगे। अब यानी कि अगर एक बॉडी को हम क्या करें, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, अगर हम नीचे आ रहे हैं या हम नीचे गिर रहे हैं, कहीं ऊपर हम एक हिल पे चढ़े और वहाँ से नीचे गिर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उस हिल पे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं दैट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका ये मतलब है। With this we have come to the end of our lecture, and I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। See you in the next lecture. Until then, take care and Allah Hafiz.